हाय। इस वीडियो में हम डिटेल में पब्लिक सर्विस कमीशन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 विच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बार जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई वो थ्रू द एक्ट ऑफ 1990। It was for the view that an expert body free from political interference should be set up, entrusted with the task of recruitment of civil servant and regulation of their service matters। तो ऐसी बॉडी हमें बनाना है जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री हो और वो सिविल सर्वेंट के रेगुलेशन और उनके सर्विस मैटर डील करे। In 1924, the Lee Commission again recommended that statutory public service commission contemplated by the Government of India Act 1990 should be set up without delay with the following function। इसके बाद 1924 में एक ली कमीशन बनाया गया था। इन्होंने भी कहा कि हमें एक स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत है जो कि ये सब फंक्शन करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन से फंक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द पब्लिक सर्विस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दिस सर्विस। देन सेकंड, क्वासी जुडिशियल फंक्शन कनेक्टेड विद द डिसिप्लिनरी कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस। तो ये दो मेन फंक्शन देते हुए हमें एक स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत है। ये कहा गया बाय ली कमीशन इन द ईयर 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, इट वाज नॉट अंटिल 1926 दैट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर इन एडिशन टू द चेयरमैन। 4 मेंबर की बॉडी बनाई गई जिसमें एक चेयरमैन होगा। ये बनाया गया इन द ईयर 1926। द फंक्शन ऑफ द कमीशन वेर एडवाइजरी इन नेचर। इस कमीशन का जो मेन काम था वो एडवाइजरी था, रिकमेंडिंग था। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1930। द ब्रिटिश गवर्नमेंट in its constitutional proposal of 1933 and Joint Committee on Indian Constitution Reform 1933-34 emphasized the establishment of Public Service Commission in provinces in addition to the Federal Public Service Commission। तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ हमें एक क्या बनाना चाहिए, स्टेट के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। यह कहा गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दिस सजेशन फाउंड अ कॉन्क्रीट शेप इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इनवाइज अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच प्रोविंसेस और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। तो इसके बाद एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा गया है, ये थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दे वेयर इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस एंड गवर्नमेंट वाज अंडर द ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट द कमीशन ऑन द मेजर मैटर कंसर्निंग देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। तो ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये मेनली मैटर डील करेगा रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस with effect from 1st April 1937। the then public service commission at the center become the federal public service commission। आज जो हम यूपीएससी बोलते हैं ये बना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इन द ईयर 1937 with the promulgation of the constitution of India on January 26, 1950। Federal Public Service Commission came to be known as Union Public Service Commission। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgate हुआ जनवरी 26, 1950 को, तब से
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। और इनका ऑब्जेक्टिव बताया गया कि इनका काम है कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिविल सर्विस एंड पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सेकंड फंक्शन होगा एडवाइज द गवर्नमेंट इन अ मैटर ऑफ फ्रेमिंग रूल्स in regard to the method of recruitment, principles of promotion, disciplinary aspect, certain condition of service such as disability pension। इन सब ये सब काम होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन पार्ट 14th Chapter 2 of Constitution of India, wide Article 315, it has been provided that। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए रिलेटेड टू द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका जिक्र जो है पार्ट 14 चैप्टर 2 आर्टिकल 315। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन for the union, public service commission for each state। Then second, the parliament may by law provide for the appointment of joint public service commission if two or more state agree that there be one public service commission for the group of state, and if a resolution to the effect is passed by the house where there are two houses by each house legislature of each of those state, तो दोनों हाउस ऑफ द स्टेट ईच स्टेट मस्ट पास फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब दोनों हाउस की परमिशन, लेजिस्लेटिव हाउस की परमिशन होना जरूरी है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इफ रिक्वेस्टेड to do so by the governor of a state may with the approval of the president agree to serve all or any of the need of the state। देखिए तीनों पॉइंट क्लियर है एकदम। सबसे पहले पॉइंट में बताया कि हमें एक सेंटर के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विस कमीशन बनाना है, दूसरा हर एक स्टेट के लिए एक एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है। उसके बाद दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट अगर चाहते हैं दोनों स्टेट के लेजिस्लेटिव हाउस ये बोलते हैं कि हमें एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो ये भी पार्लियामेंट में बाय लॉ ये प्रोवाइड किया जा सकता है, पार्लियामेंट से फिर ये अप्रूवल मिलेगा। देन अगर कोई गवर्नर किसी स्टेट का ये बोलता है कि हमारे स्टेट की एग्ज़ाम लीजिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्विस, then also union public service commission on the approval of the president they will conduct the examination for the specific state, those state who is demand। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। देखिए आर्टिकल 360 ये बात की हम आर्टिकल 350 में जो लिखा है ये प्रोविजंस है, तीनों प्रोविजंस। अब आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। आर्टिकल 360 में यूपीएससी के मेंबर की बात की गई है। दे आर अपॉइंटेड इन द केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन द केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 360 में मेनली बात की गई है मेंबर्स की, इन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की बात की गई है कि जो अपॉइंटमेंट होगा यूनियन में, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो होगा अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो स्टेट में होगा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड एज नियरली एज मे बी दैट 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ एवरी पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस for at least 10 years either under the government of India or under the government of state। तो जो मेंबर होंगे, मेंबर में से 1/2 मतलब 50% मेंबर क्या होंगे, वो
ऐसे मेंबर होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम किया हो एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये हो गए मेंबरशिप जो कि लिखा गया आर्टिकल 16 में। अब आते टेन्योर की, इन मेंबर के टेन्योर की बात आती है यहाँ पे। अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करते फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस और टिल ही अटेन। इन केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज विल बी 65 ईयर्स and in case of the state public service commission or joint public service commission the age will be 60 years for the retirement. On the expiry of the term of office, person who held office as a member of public service commission is ineligible for reappointment to that office. The chairman of UPSC shall be ineligible for further employment under government of India or गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो मेंबर होंगे किसमें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको रीअपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। और जो चेयरमैन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम नहीं कर सकता है, चाहे या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी काम नहीं कर सकता है अगर चेयरमैन है तो। हाउएवर ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, चेयरमैन ऑफ State Public Service Commission would be eligible for appointment as a chairman or as any other member of Union Public Service Commission, but not for any other employment. अगर स्टेट का चेयरमैन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट गवर्नमेंट में हो। सिमिलरली मेंबर अदर दैन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। सेम वे जो मेंबर होंगे यूपीएससी के वो रीअपॉइंट हो सकते, मीन्स अपॉइंट हो सकते after the member to the chairman of UPSC, but they will not eligible for employment in the state or central government. The expenditure of the UPSC incurred on the salary, allowance, pension payable to the chairman, member and the staff are charged on the consolidated fund of India. जो मेंबर होंगे और जो चेयरपर्सन होंगे यूपीएससी के, उनका जो पेंशन, सैलरी, ये सब चीज़ें इनको दिया जाएगा थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो देखिए, यह है यूपीएससी, ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, ये है चेयरपर्सन, ये है मेंबर्स। अगर बात करें हम चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। अगर बात आती है मेंबर्स की, तो मेंबर्स आर इनएलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर अगेन इन द यूपीएससी if they are the member of the UPSC, but they will be appointed for the chairperson in the UPSC as well as in the State Public Service Commission, but they will not be appointed member in both the commission. If we talk about the State Public Service Commission, the member of the State Public Service Commission, they are ineligible for becoming the member again in the State Public Service Commission, but they are eligible for becoming the chairperson of the UPSC. This is the summary of total appointment of the member and chairperson of the UPSC as well as the State Public Service Commission. अब बात करते हैं हम रिमूवल की। देखिए, द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड from their office by the order of the president on ground of proved misbehavior
after Supreme Court inquiry and confirmation of guilty in accordance with the procedure prescribed under Article 145। अगर आप ये दो मिसबिहेवियर के इसमें अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी करती है और आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको अंडर आर्टिकल 145 आपको रिमूव किया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन may suspend from office chairperson or any other member of the commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court until the president has passed the appropriate order of the Supreme Court report। तो अगर यूपीएससी का मेंबर है तो इसका जो रिमूवल है वो किया जाएगा थ्रू द प्रेसिडेंट बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इन केस ऑफ द State Public Service Commission, the removal is done by the governor when the case is forwarded to the Supreme Court and the member found guilty। In both case the removal is done by the Article 145। The President has the authority to remove the remove by the order the chairman or any member of the Public Service Commission if the member is adjourned and insolvent, engaged in any paid employment outside the duties of the office, unfit to continue office by reason of infirmity of mind or body। इन दोनों केस में जो रिमूवल है वो किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सिर्फ जो मिसबिहेवियर का केस होता है वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होती है और वही फाइल होती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इन सब चीज़ों में मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन सब के इनमें से किसी केस में पाया जाता है तो उसका रिमूवल किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर का रिमूवल। उसके बाद उनका टेन्योर कितना होगा फॉर द यूपीएससी 65 ईयर्स एंड फॉर द स्टेट दैट इज़ 60 ईयर्स। उसके बाद हमने देखा मेंबरशिप और उसके बाद ये हमने टोटल इसका जो यूनियन पब्लिक और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मेनली पढ़ा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, कौन से एक्ट से हुआ है, कौन से कमीशन ने इसको रिकमेंड किया है और क्या क्या इसके बारे में इसके फंक्शन को बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे किस तरह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।